हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है जैव विकास के बारे में। पिछली क्लास का वीडियो यदि नहीं देखे हैं आप लोग तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो बच्चों वहाँ पिछले क्लास का वीडियो आप जरूर देख लीजिए। आज की क्लास बच्चों हम जैव विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ये सब भी डिस्कस उसमें होंगे। बच्चों जैव विकास होता क्या है? बच्चों एक काम किए करिए आप, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट मानिए, वीडियो आप पूरा देखा करिए, तभी आपका निष्कर्ष और निचोड़ इसका पूरी तरह से आपको क्लियर पता चल पाएगा। और बच्चों जितनी भी नॉलेज है, जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने रहते हैं, बनाया रहता हूं बच्चों, उसका पूरे का पूरा आप वीडियो देखेंगे तभी आप उसके क्वेश्चंस के बारे में लिख पाएंगे बच्चों, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप उसका जो है सदुपयोग कर पाएंगे बच्चों। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में। जैव विकास इवोल्यूशन, इसमें होता क्या है बच्चों? जैव विकास एक है, एक धीमी प्रक्रिया है, ये क्रमिक परिवर्तन है, धीरे धीरे जैव विकास होता है। जैव विकास होने वाली बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चों, आपको संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन जीने के लिए बच्चों। कई ऐसे प्रयोग और सिद्ध किए जाते हैं बच्चों कि जो आपके ऊपर जैसे अनुकूल है, एडाप्टेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा है बच्चों जैव विकास की परिस्थितियों में, अभी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लिए जाए, बाय द वे अभी देखिए ठंड का मौसम है, तो इन्वायरमेंटल हमें क्या बता रहा है? ठंड पड़ रहा है, ठंड में हमें गर्म कपड़े पहनना है, ये भी हमको इन्वायरमेंटल का है। ये भी हमारा एक जैव विकास की प्रक्रिया, जैव विकास की एक प्रक्रिया है। इन्वायरमेंट से हमें पता चलता है ठंड पड़ रही है, हमें जो है वूलन स्वेटर या गर्म कपड़े पहनना है। अगर ये आप इससे जस्ट अगेंस्ट चले तो आपको ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे और स्थिति जो है ख़राब हो जाती है बच्चों। तो इसलिए जो है यह एक धीरे धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया है बच्चों। क्यों? जैव विकास के बारे में जैसे जैसे साइंटिस्टों ने रिसर्च करते गए, उसका अपना प्रयोग, अनुप्रयोग, इसकी विशेषताएं और ये सब चीज़ें उन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक अनुमान से, रिसर्च से सभी वैज्ञानिकों ने अपना अपना व्यू दिया है। उन व्यू के भी बारे में हम, उनके दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे और उनके दृष्टिकोण में पढ़ने के साथ साथ उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आखिर ये बच्चों जो लैमार्कवाद थे और उसके बाद जो डार्विनवाद थे, उत्परिवर्तनवाद थे, ये सब बारे में पूरा डिस्कस करेंगे बच्चों। आपको एक अच्छी से अच्छी जानकारी आपको पता चलेगी और जानकारी होगा भी बच्चों आपके इस लेसन से जैव विकास के बारे में। एक लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों जरूर आपके बोर्ड में बनेगा। तो आज हम जैव विकास के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जैव विकास होता क्या है? जैव विकास यह एक धीमी प्रक्रिया है, क्रमिक परिवर्तन होता है। किसी भी जीव को जीने के लिए धीरे धीरे संघर्ष करता है अपनी इन्वायरमेंटल में, वातावरण में जीने के लिए, उस अनुकूल परिस्थितियों में रहने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं बच्चों। धीमे संघर्षशील होता है बच्चों। देखा जाए तो जैव विकास होता क्या है? जैव विकास एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया से चलने वाली वह प्रक्रिया है जो समय व्यतीत होने के साथ साथ सरल जीवों में जटिल परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। जैव विकासवाद, इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इस संबंध में इन्होंने तीन सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। किसमें? जैव विकासवाद में कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ बच्चों? 3 सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। पहला क्या सिद्धांत है? लैमार्कवाद। दूसरा क्या सिद्धांत है? डार्विनवाद। और तीसरा क्या सिद्धांत है? उत्परिवर्तनवाद। पहला आप लैमार्कवाद के बारे में जानते हैं बच्चों। इन्होंने लैमार्कवाद ने रिसर्च किया अपने प्रयोगों के द्वारा, अपने प्रयोगों के द्वारा इन्होंने बताया क्या कि इनकी विशेषताएं अपनी लैमार्कवाद में लैमार्क साहब ने अपने एक सिद्धांत, अपनी विशेषताओं में अपने रिसर्च किया। उसके बाद हमको जो है जैव विकास के बारे में एक प्रक्रिया बताई, कैसे ऐसे जीव का क्रमिक विकास हुआ है बच्चों। तो इसमें क्या होगा? सन डी लैमार्क एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डी लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने सन 1809 ईस्वी में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जिससे लैमार्कवाद कहते हैं। उन्होंने निम्न विशेषताएं बताई। कौन कौन सी विशेषता बताई बच्चों? वातावरण का सीधा प्रभाव, दूसरा अनुकूलन की प्रवृत्तियां, तीसरा क्या है? अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, और चौथा क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये चारों नियम बच्चों एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। डार्विनवाद साहब ने क्या बताया था? अपने जो डी लैमार्कवाद साहब ने 1809 ईस्वी में उन्होंने बताया क्या था कि उन्होंने सर्वप्रथम विकास की एक वैज्ञानिक व्याख्या की। वैज्ञानिक व्याख्या मतलब होता है कि बी प्रैक्टिकल, मतलब वो करके देखें,
करके देखे हैं, ऐसा होता है विकास में। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? तीन का, एक होता है वातावरण का सीधा प्रभाव, दूसरा है अनुकूलन की प्रवृत्तियां, तीसरा अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, और चौथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इन सब चारों विशेषताओं के बारे में बच्चों हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद हम लैमार्कवाद को पूरी तरह से जान पाएंगे बच्चों। पहले आप इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो लैमार्क ने बताया था चारों पॉइंट का, पहला क्या था? वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव से तात्पर्य हुआ प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ, तात्पर्य हुआ, जो वातावरण का सीधा प्रभाव का तात्पर्य हुआ बच्चों, जैसे अभी जो ठंड चल रही है, देख रहे हैं वातावरण का सीधा प्रभाव, ठंड चल रही है। इसमें क्या कह रहा है जीव? इसमें हमें इन्वायरमेंट से, वातावरण से ये अनुभव हो रहा है कि ठंड है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। इसमें क्या करना है? हमें अपने आप को बचाने के लिए गर्म स्वेटर, गर्म कपड़ों को पहनना है, और जो है आग जलाते रहना है, आग जलाकर अपने जीव की रक्षा करना है। ये सब बच्चों को वातावरण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? जीवों पर पड़ता है। यह भी हमें दिखाता है कि वातावरण का सीधा प्रभाव हमारे जीव जंतुओं पर पड़ता है, और उनको पढ़ने के बाद बच्चों उनकी रचना में भी और बदलाव स्वभाव हो जाता है, मतलब स्वभाव और रचना में भी बदल जाते हैं। जैसे जब रचना और स्वभाव कैसे बदल जाएंगे? ठंड जाने लगती है तो कुलकुलाहट सी रहती है, ऐसे डरते लगते हैं, मतलब जो है ठंड लगने लगती है बच्चों। तो ये सब भी वातावरण का जो है सीधा प्रभाव हमारे जीवों पर पड़ता है। दूसरा क्या है? अनुकूलन की प्रवृत्ति। सभी जीवों में अपने को वातावरण के अत्यधिक अनुकूलन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह अनुकूलन की प्रवृत्ति। अच्छा बच्चों, ये जो वातावरण का प्रभाव, सीधा प्रभाव था किस पर? जीवों का। ठंड से बचने के लिए हमको गर्म कपड़े, वूलन कपड़े पहनते रहना है, और आग उग जलाकर जो है अपने आप को जीव बचते रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। दूसरा अनुकूलन की प्रवृत्ति, ये भी क्या है? जब यह वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा, ठंड का देखने से महसूस हुआ, लगा, और उसके बाद ये हमें क्या? अनुकूलन मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, घरों में रह रहे हैं, तो अपने उस घर को अनुकूलित, मतलब ठंड के अनुकूल, मतलब गर्म। ठंड बाहर पड़ रही है तो हम लोग घरों में क्या करते हैं? आग उग जलाकर, रजाई कंबल वगैरह ये सब अपने वातावरण को अनुकूलित कर लेते हैं, ताकि हमें ठंड ना लगे और ठंड से हम बचे रहें बच्चों। और तीसरा क्या है? अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। इसमें क्या है बच्चों? इसमें अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग में वह अंग जो ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, वह शक्तिशाली हो जाते हैं और विकसित हो जाते हैं। और जिन अंगों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, उनका क्या होता है? धीरे धीरे वह लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इन्होंने अपने एग्जाम्पल दिया था, कौन? लैमार्क साहब ने अपना एग्जाम्पल दिया था, कौन? जिराफ की लंबी गर्दन का होना और सर्प के टांगों का विलोपन होना। इसमें बच्चों जो लैमार्क साहब थे, जिराफ की लंबी गर्दन का उदाहरण उन्होंने क्या दिया था? अभी इस समय जिराफ बच्चों अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाता है। अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाता है बच्चों। वहाँ पर बच्चे क्या है? जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो लंबी लंबी पेड़ें हैं बच्चों, वहाँ पर इनको जिराफ को देखा गया है, पाया भी जाता है। वहाँ पर जिराफ के अफ्रीका के रेगिस्तानों में जिराफ पाया गया, लंबी गर्दन वाले। अच्छा, इन्होंने यह अनुमान लगाया, कौन? लैमार्क साहब ने अनुमान ये लगाया बच्चों, आखिर इनका जो लंबी गर्दन है, आखिर ये क्यों और कैसे हुआ होगा? तो उन्होंने अनुमान लगाया क्या? अफ्रीका में बच्चों हुआ क्या? पहले था जो झाड़ियाँ थी, जो पेड़े थे, वह पहले क्या थे? घास ज़मीनी स्तर पर था, उन्होंने यह अनुमान लगाया कि ज़मीनी स्तर पे था। तो उन्होंने वहाँ पे जो अफ्रीकी जिराफ हुआ करते थे, पहले जो है गर्दन जिनकी कम हुआ करती थी, हाइट कम हुआ करता था। तो यह जो है ज़मीन पर जो है घास फूस और पेड़ों पौधों को खाकर अपना भरण पोषण करते थे जिराफ। बात समझना मेरी ध्यान से। अब जब अफ्रीका में वातावरण का प्रभाव पड़ा, अनुकूलित ना हुआ, तो बच्चों उन्हें क्या किया? जब वहाँ का वातावरण शुष्क होने लगा, अफ्रीका का वातावरण जब शुष्क होने लगा, तो बच्चों हुआ क्या कि वहाँ की जो घासें थी, वहाँ की जो खाद्य सामग्रियाँ थी इनको जिराफ की, वो सब सूखने लगी।
जब वो सूखने लगी तो जो ज़मीन पर पाते थे अपना घास फूस, वह कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पाने लगे, ज़मीन नीचे वाला तो सूख गया। तो यही जिराफ जो है किए क्या, अपनी दोनों टांगों को उचकाकर, ऐसे अपनी दोनों टांगों को उचकाकर और गर्दन को खींचकर, अपनी दोनों टांगों को ऐसे उचकाकर और गर्दन को खींचकर उन प्लांटों को, उन पेड़ पौधों को खाने लगे। तो खाने लगे, इससे क्या प्रभाव पड़ा इन पर यह प्रभाव पड़ा कि आने वाली पीढ़ी जितनी इनकी रही, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह गुण, यह लक्षण जो है टांगों को उचकाकर और गर्दन की लंबी होना, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन में जाने लगा। तो आने वाली जो जनरेशन वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनकी जो है ऊँचे जो है जिराफ वाले इस तरह को देखने को मिलती गई। और इन्होंने अनुमान लगाया क्या कि आखिर यह पहले ऊँची नहीं थी, लेकिन ये पहले छोटे कद वाले और छोटी गर्दन वाली जो है इनका विकास हुआ है, ताकि ये जो है इनका गर्दन का प्रयोग क्या हुआ है, गर्दन का प्रयोग अधिक किया गया है, अधिक यूज किया गया है, इसलिए इनकी गर्दन अधिक शक्तिशाली और विकसित हो गई। और ठीक है, और जिनका दूसरी प्रकार, ये जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है क्या, सर्प में टांगों का विलोपन। अच्छा, पहले क्या था, सांप में टांगें हुआ करती थी, इनको झाड़ियों में और बिल में घुसने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो यह जब धीरे धीरे ये झाड़ियों पर चलने लगे, रेंगने लगे, लगातार बिल में आने घुसने और निकलने लगे, तो इनसे क्या हुआ, इनकी जो टांगें हैं धीरे धीरे वह कटने लगी, लुप्त होने लगी, धीरे धीरे वह रगड़ कर मिटने लगी। तो इससे क्या ये हुआ कि बच्चों उनकी सांपों की टांगों का भी विलोपन हो गया। और दूसरी प्रकार ह्यूमन में देखा जाए बच्चों, ह्यूमन में कड़पल्लव पाया जाता था, ह्यूमन में पूंछ पाई जाती थी, बात समझ रहे हैं। लेकिन इसका धीरे धीरे प्रयोग और अनुप्रयोग कोई मतलब ही नहीं रह गया कड़पल्लव का। बात रहे जैसे गाय भैंस को होता, देख जैसे सामने कोई पड़ा है, ऐसे कोई मक्खी गाय भैंस पर देखो फटाक से कान मारते थे कुछ मक्खी को मारने के लिए। हमारे यहाँ में पहले होता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अब, क्योंकि इसका प्रयोग होना बंद हो गया। पूंछ हुआ करती थी, लेकिन उसका भी पूंछ का प्रयोग नहीं होता गया, धीरे धीरे यह पूंछ लुप्त होता गया बच्चों। तो ये रहा आपका लैमार्कवाद का। लैमार्कवाद ने उन्होंने चार विशेषताओं पर अपना वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और क्या बताया क्या बच्चों, उन्होंने चार का, वो एक वातावरण का सीधा प्रभाव, और दूसरा क्या प्रभाव पड़ता था बच्चों, उनकी अनुकूलन की स्थिति का प्रभाव पड़ता था, और तीसरा क्या पड़ता था, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग के बारे में। वातावरण का सीधा प्रभाव, जैसा इन्वायरमेंटल होगा वैसा जीव जो है अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, एडॉप्ट मतलब अनुकूलित कर लेता, उसी के अनुकूल जीने के लिए। जैसे अभी ठंड पड़ रही है, जब ठंड पड़ रही है तो बच्चों हुआ क्या कि हम लोग गर्म कपड़े पहनने लगे, आग जलाने लगे, और अपने घरों को ठंड से बचने के लिए अनुकूलित करने लगे, ताकि हमें जो है गर्मी एहसास हो, गर्म मिले, ताकि हम ठंड से बचे रहें। ये भी हमें वातावरण के अनुकूल करना पड़ा। और दूसरा बात बच्चों, इसमें क्या हुआ, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग। अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग में लैमार्क साहब ने उन्होंने दो चीज़ें के लिए था। कौन सा लिए था, एक जिराफ को बताया था, जिराफ की लंबी ऊंची के गर्दन का होना। दूसरा क्या बताया था, सांपों के टांगों का विलोपन होना, सांपों के टांगों का विलोपन होगा। ये भी मैं बच्चों आपको बता दिए कि जिस अंग का प्रयोग अधिक किया जाएगा वह अधिक विकसित और शक्तिशाली हो जाएगा, और जिस अंगों का प्रयोग कम किया जाएगा वह धीरे धीरे जो है नष्ट और विलुप्त हो जाता है। जैसे ये जो अभी अफ्रीका का बताया हूँ, अफ्रीका के बाद पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है जिराफ, अफ्रीका के उत्तरायण में अब पाया जाता है, रेगिस्तानों में यह पाया जाता है बच्चों। इसमें और सांपों का विलोपन में क्या किया बच्चों, इसमें सांप में टांगे हुआ करती थी, आप देख ही रहे, मतलब पहले क्या होता था कि सांपों में टांगे हुआ करती थी, जब झाड़ियों में चलते थे टांगे फंसती थी, बिल में घुसने और निकलने में भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। इन सब बातों का बच्चों जितना इसका प्रयोग करते गए और धीरे धीरे टांगे क्या हो गई, लुप्त होती गई, दिक्कत होती थी, रगड़ते गए, विलुप्त होते गए। ये हुआ इनका प्रयोग। दो प्रयोग उन्होंने बताया क्या था कि जिराफ का लंबी गर्दन का होना और टांगों का, सर्पों में टांगों का विलोपन होना बच्चों। ये रहा लैमार्कवाद का, इसको राइट डाउन करिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका थ्योरिज्म आप पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों डार्विनवाद, लैमार्कवाद ने पढ़ा। लैमार्कवाद में जो बेस्ट एग्जाम्पल था वह जिराफ का उदाहरण था, और दूसरा कौन था, सर्पों में टांगों का विलोपन होना, वो बताया। और डार्विनवाद साहब ने क्या बताया विकास के बारे में, उन्होंने बताया कि चार्ल्स डार्विन
डार्विन ने विकास के संबंध में जीवन संघर्ष और प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्राथमिकता दिया था। और इनकी जो है कुछ प्रमुख कौन कौन सा था, एक प्राकृतिक वर्ण की प्राथमिकता दी और जीवन संघर्ष के बारे में, जिसमें दो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जीवन संघर्ष, पहला है जीवन संघर्ष, पहला है क्या, जीवन संघर्ष, और दूसरा क्या है आपका प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का इन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता इन्होंने दिया था, जीवन संघर्ष और प्राकृतिक वर्ण के बारे में। और इसके इन्होंने निम्न लगभग छह जो है इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बताया क्या था, कैसे, पहला क्या था बच्चों, इसमें जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। इसमें क्या होता है बच्चों, समस्त जीवधारी में संतान उत्पन्न करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है तथा अपार क्षमता भी होती है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की इसमें प्रबल स्वाभाविक और अपार क्षमता इसमें होती है। दूसरा क्या है, जीवन संघर्ष। जब प्राणियों की संख्या अधिक हो जाती है तो वह जल, भोजन और सुरक्षित स्थान के लिए संघर्ष करते हैं, जीवन संघर्ष में। इसमें क्या होता है बच्चों, जब प्राणियों की संख्या, देख लो ह्यूमन में भी देख लो, ह्यूमन में भी आप देख सकते हैं, वैसे अन्य जितने जीव जंतु हैं जब उनकी संख्या हो जाएगी तो आपस में संघर्ष उनका होता है कि कैसे अब नया विकास किया जाए। जैसे घर परिवार में आप देखिए ज़्यादा संख्याएँ हो जाती हैं तो क्या करते हैं, जो लोग जॉब में चले गए तो अपना परिवार लेकर अलग चले गए, उनका भी एक संघर्ष है, ये भी आप देख रहे हैं बच्चों। तो इसमें भी एक जीवन संघर्ष बना रहता है, अपनी उत्तरजीविता, अपनी जो है पीढ़ी को जीवित रखने के लिए। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो आपस में ही जो है क्या होता है, जीवन संघर्ष, लड़ाई। इसमें जल, भोजन, आवास, जल, इसे कहा रोटी कपड़ा मकान होता नहीं है, सब इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। उसी प्रकार से इसमें भी ज़्यादा जनसंख्या होने पर भी क्या होता है, जीवन संघर्ष का, इसमें जल, भोजन और आवास के लिए संघर्ष होता रहता है। जैसे जैसे जीवों का विकास होता जाता रहता है वैसे वैसे क्या करते हैं बच्चों, अपना एक अलग आवास बना लेंगे, अलग जाकर बस जाएंगे, तो वहाँ भी उनका संघर्ष होता रहता है। तो उसमें संघर्ष, रोटी कपड़ा मकान, सीधी बात है बच्चा। जीवन संघर्ष में सभी जीव जंतु जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरा नेक्स्ट क्या है इसमें बच्चों, प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल क्या है, इसमें वातावरण के अनुकूल जीवों को जीवित रहने तथा प्रतिकूल जीवों को नष्ट होने की प्रकृति को ही प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें प्राकृतिक वर्ण में इसमें अनुकूल जो, फॉर एग्जाम्पल अभी समझा जाए, प्राकृतिक वर्ण में जो जीव जंतु जैसा मौसम इन्वायरमेंटल हो उसको उसी के अनुकूल रहना है, तभी वह जीवित रहेगा, अन्यथा मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो क्या होगा कि जैसे अभी ठंड पड़ रही है, ठंड में हमें और आपको क्या महसूस हो रहा है, हमें आपको क्या करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, और अपने वातावरण, अपने घर के आसपास को, अपने घर में ऐसा गर्म माहौल बनाना चाहिए, गर्म इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। आग का जलना हुआ, हीटर जला लेते हैं लोग आजकल, इन सब का जलाने के बाद एक गर्म वातावरण में ही हमको रहना है। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यदि मैं ऐसा नहीं किया, गर्म कपड़े नहीं पहने, इनर नहीं पहने, टोपी ओपी नहीं लगाए, ठंड से नहीं बचें, और सीधा टी शर्ट पहनकर आप साइकिल लिए और घर चले गए या मार्केट चले गए या स्कूल चले गए या कहीं चले गए, तो ठंड लग जाएगी। जब ठंड लग जाएगी जाहिर सी बात है तबीयत भी खराब हो जाएगी, और भगवान न करे कभी ऐसा हो आप लोगों के साथ, लाइफ भी डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाती, जीव जंतु मर जाते हैं बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक वर्ण में, इसमें प्राकृतिक वर्ण वही जीव जंतु जो है नेचुरली वही जीव जंतु जीवित रहेंगे जो वातावरण के अनुकूल ही अपने आप को जो अनुकूलित कर लेंगे। अब गर्मियों के दिनों में क्या होता है बच्चों, गर्मियों के दिनों हम लोग क्या करते हैं, फ़ैन, कूलर, एसी सब चलाते रहते हैं। अब उसमें बताइए, गर्मी के दिनों में अगर हम स्वेटर पहन लें तो, गर्मियों के दिनों में हम आग सेक लें तो, आग जलाकर अपना सेक लें तो, गर्मियों के दिनों में अपने इन्वायरमेंट को आग के अनुकूल कर दें तो, मतलब गर्म के अनुकूल कर दें तो जीवित रह पाएंगे, नहीं जीवित रह पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, वह जीव जंतु मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यह प्राकृतिक नेचुरल है कि नहीं, नेचर जो हमें सिखाता है उसके अनुकूल हमको चलना है। यदि नेचर के अनुकूल ना चलें तो जीव जंतु ऑटोमेटिक ही मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ठंड में आप टी शर्ट पहन के चलेंगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वातावरण कह रहा है ठंड पड़ रही है, गर्म कपड़े पहने।
आग उग जलाकर लाओला जलाकर अपने हाथ पैर को सेकते रहें, गर्म कपड़े पहने, टोपी पहने, ठंड से बचाव करें। ये प्राकृतिक वर्ण है। तो जो जीव जंतु प्राकृतिक के अनुकूल चला है वह जीव जंतु जीवित रहेगा, जो प्राकृतिक के अनुकूल नहीं चला है वह जीव जंतु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरा बच्चों, तीसरा योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीवी, इसमें क्या है, जीवन संघर्ष में वही सफल होते हैं जिनमें अनुकूलन की क्षमताएं होती। सही बात है, जीवन संघर्ष में वही जीव अनुकूलित होते हैं। इस रोटी कपड़ा और मकान में और इन्वायरमेंट कैसे कह रहा है, इसमें जो वही जीव जंतु सफल होंगे जो इसके अनुकूल जीवित रहेंगे, जो इनके अनुसार चलेंगे। यदि इसके अनुसार नहीं चला गया तो क्या हो गया जाएगा, वह जीवन समाप्त हो जाएगा। इसमें योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब हो वही योग जीने योग्य होगा जो वातावरण के चलेगा, जो वातावरण के अनुसार चलेगा तभी वह जीवित रहेगा, वरना कोई जीवित नहीं रहेगा। वातावरण की सीधी सी बात है, वातावरण के अनुसार चलना है। और छठा क्या है, विभिन्नताएं, वेरिएशन। इसमें क्या है, जीवन संघर्ष के कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, यह परिवर्तन संतानों में पहुंचता रहता है और यह परिवर्तन उनकी संतानों में पहुंचता है। जाहिर विभिन्नताएं क्या है, जीवन संघर्ष जीने में जो जनरेशन अभी हम आप सीख, जीवन संघर्ष जीने में रोटी कपड़ा मकान बनाने में, खाना खाने में और अपने आवास को बनाने में जितनी हम संघर्ष करते हैं, जितना हम काम काज करते हैं, वह सब चीज़ हमारे बच्चे भी देखते हैं। इतना संघर्ष हमें करना है, अपने माता पिता के अनुकूल, अपने माता पिता को देखते हुए वो भी संघर्ष करते हैं ताकि हम भी आगे चलकर अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए अपने वातावरण को अनुकूलित, जैसा वातावरण हो वैसा हम अपने घर का माहौल बनाएं, वैसा हम करें बच्चों, तभी हम आप जो है जीवित रह पाएंगे। और उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल था नई जातियों की प्रजाति, जो छठवां था नई जातियों की उत्पत्ति था। नई जातियों की उत्पत्ति में बच्चों होता क्या है, देखते हैं कुछ तो देखेंगे, रचना एवं कार्य में समान होगा। क्या होगा, रचना और कार्य में समान होगा, लेकिन आप देखने से अलग लगे। जैसे बिल्ली को देख लो, शेर को देख लो, चीता को देख लो, ये सब देखते हैं, ये सब देखिए सब एक ही प्रजाति की हैं, लेकिन जातियाँ क्या हैं, अलग अलग हैं। ये भी अपना संघर्ष के लिए कर रही हैं कुछ ना कुछ काम। तो बच्चों इसमें देखा गया, डार्विनवाद साहब ने कहा कि सिंपल सी बात है, नेचुरल जो नेचुरलिटी दिखा, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक वर्ण, जो प्रकृति ने हमको सिखाया है, हमको उसी के अनुसार चलना है, वरना नहीं जीवित रह पाएंगे। डार्विनवाद साहब ने डार्विन वैज्ञानिक ने इन्होंने यही सब बताया है क्या, कि हमको प्रकृति के अनुसार चलना है, जीवन संघर्ष करना है। जीवन संघर्ष में वही जीव जीवित रहेगा जो जीवन के अनुकूल चलेगा, जो जीवन वातावरण के अनुकूल चलेगा और उसी के अनुसार अपने वातावरण को बना के रखेगा, वैसा घर माहौल बना के रखेगा, उसी के अनुसार हम खाना खाएंगे, रोटी कपड़ा मकान करेंगे, तभी हम जीवित रह सकते हैं, वरना जीवित नहीं रह सकते। इन्होंने इस चीज़ का प्रीफर किया और बताया था बच्चों। ठीक है, इसको तब तक आप राइट डाउन करिए, उसके बाद अगली क्लास करवा रहे हैं। बच्चों म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आप समझते हैं। उत्परिवर्तन क्या है, डीएनए की संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। डीएनए की संरचना में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। डी व्रीज के अनुसार, वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन सिद्धांत में के निम्न तथ्य थे। नंबर 1 क्या था, उत्परिवर्तन वंशागत होती तथा इनकी नई जातियों का विकास होता है। वंशागत मतलब का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, जैसे हमारे में है, हमारे बच्चे में होगा, जैसे दादा में था, पिताजी में, हम में है, कुछ वंशागत। दूसरा क्या है, उत्परिवर्तन दीर्घ या आकस्मिक होते हैं। सही बात, क्रमिक परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है, यह लंबा भी होता है और अचानक हो जाता है। जैसे तीसरा, यह किसी भी दिशा में हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, अर्थात यह लाभप्रद और लाभप्रद भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हानिप्रद होता है। चौथा, उत्परिवर्तनों पर प्राकृतिक वर्ण का प्रभाव पड़ता है। सही बात, जैसा प्राकृतिक नेचर कहेगा, जैसा प्राकृतिक नेचर हमें आपको सिखाएगा, वही हमारा उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ठंड पड़ रही है तो स्वेटर पहनना है, ठीक है, ये सब परिवर्तन हमें प्राकृतिक वर्ण के ही द्वारा स्वभाव से हमें मिलता भी रहता है। दूसरा, नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है इस लेसन का बच्चों, क्या है, जीवाश्म।
जीवाश्म में क्या है, या फॉसिल्स क्या होता है, जीवाश्म या फॉसिल्स क्या होते हैं बच्चों? जीवाश्म वह होता है जो जैसे नए पुराने, जैसे काफ़ी पुरानी चीज़, जैसे क्या हो गई हड्डी, किसी के जीव जंतुओं का हड्डी हो गया, और क्या हो गया बच्चों, और जैसे कोयला हो गई, और दूसरा भी डायनासोर के पंजों का निशान का पाया जाना, ये सब फॉसिल्स के अंतर्गत आते हैं, जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। अवशेष के क्या होता है, जीवाश्म प्राचीन जीवन के अवशेष या निशान है जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षित किया गया है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, हड्डियों, जानवरों या सूक्ष्म जीवों के पत्थर के निशान आदि, कोयला आदि होते हैं। इसमें वह जीवाश्म क्या हो, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल लिया जाए तो डायनासोर में, अभी डायनासोर की जो है पंजों के, हाथों के निशान के रूप में पाया जाता है, तो ये भी एक फॉसिल्स के रूप में है बच्चों। आज हम लोगों ने बच्चों पढ़ा क्या है, जैव विकास के बारे में पढ़ा है। जैव विकास धीरे धीरे परिवर्तन होने वाला यह जैव विकास है, क्रमिक परिवर्तन होता है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। इसमें पढ़ा मैंने बच्चों जो है 3, डार्विनवाद, लैमार्कवाद और उत्परिवर्तनवाद, ये सब मैंने पढ़ा बच्चों। डार्विनवाद में हम लोगों ने प्राकृतिक वर्ण को पढ़ा, और लैमार्कवाद में इन्होंने क्या पढ़ा, लैमार्कवाद में हमने लैमार्क साहब ने हमें 2 एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया क्या, कि एक तो बताया क्या जिराफ की गर्दन का लंबी होना, दूसरा सर्पों में टांगों का विलोपन होना, यह बेस्ट एग्जाम्पल रहा उनका बच्चों। और दूसरा उत्परिवर्तन मैंने पढ़ा, उसके बाद फॉसिल्स पढ़ा बच्चों। यह क्लास कक्षा 10 की बायोलॉजी क्लास, कक्षा 10 की बच्चों बायोलॉजी की क्लास आज पूरा मैं समाप्त कर रहा हूँ। पूरा लेसन या बच्चों जो भी रहा आपका, जितने लेसन थे बायोलॉजी के वो मैंने यहाँ तक पढ़ा चुके हैं बच्चों। आप लोग बेस्ट से बेस्ट आप अच्छे से अच्छे तैयारी करके बच्चों नोट्स बना के, जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया हूं बच्चों इसमें भी आप उसको जरूर राइट डाउन करिएगा, और बच्चों एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे के आइएगा, ताकि और बच्चों फिगर जरूर बनाया करिए, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी बिना फिगर के बच्चों आएगा ही नहीं आएगा। क्योंकि बायोलॉजी में जैसे मैथ में, जैसे आप दूसरी बात, जैसे आपको इच्छाएँ होती हैं हाई स्कूल इंटर में होती हैं, क्या इंटर में होती हैं कि बायोलॉजी लेना है या केमिस्ट्री मैथ लेना है, तो आपकी अपनी बच्चों बायोलॉजी में फिगर का आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको बायोलॉजी समझ में भी आएगी। और बिगर फिगर के बच्चों आप बायोलॉजी पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि फिगर ही मेन है आपका जो है बायोलॉजी में फिगर जरूर बनाया करिए, कलरफुल बनाया करिए, रेड और ग्रीन पेन को छोड़कर, और अच्छे से साफ सुथरा से आप करिएगा, देखिएगा नंबर बहुत ही अच्छा अचीव होगा और आपको प्राप्त होगा बच्चों। तो इसलिए मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। प्री बोर्ड के लिए भी बोर्ड के लिए भी आप लोग बच्चे अच्छे से तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी आशीर्वाद सब आप सबके साथ है बच्चों। आज की क्लास बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।